हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया नाटक लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1881 है और इसके जो लेखक हैं, नाटककार, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें हम लोग मुख्यांश कथन को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण को, समीक्षा, गीत, अंक और फिर पात्र परिचय, ये सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो क्लास है वो नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, साथ में सेट के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस मतलब कि नेट जेआरएफ का भी है, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास ये है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग नाटक को शुरू करते हैं। अंधेर नगरी नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 है और इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनका जन्म 1850 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। इसके पहले मैंने स्कंदगुप्त नाटक को करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। और मैं डेली 25 प्रश्न PYQ के शाम को कराता हूँ 7 से 8 बजे। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप लोग डेली उसको जाके देखिएगा। डेली आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। तो अंधेर नगरी, यह एक प्रहसन नाटक है। प्रहसन मतलब मजाक वाला नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। और ये नाटक कैसा है, तो यह एक प्रहसन नाटक है। पहला अंक में जो स्थान है उसमें वाह्य प्रांत। पहला अंक में वाह्य प्रांत। दूसरा अंक का जो स्थान है वो है बाजार। तीसरा अंक का जो स्थान है वो है जंगल। चौथा अंक का जो स्थान है वो है राज्यसभा। और पांचवा अंक का स्थान है वो अरण्य, जो गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। और छठा अंक का जो स्थान है वो है शमशान। देखो, सीरियल वाइज आपको याद करना है, याद रखना है इसको, क्योंकि पूछता भी है क्रम से कि अंधेर नगरी नाटक का जो अंक है उसको क्रम से बताइए। तो पहला अंक में क्या है, तो अंधेर नगरी नाटक में पहला अंक का जो स्थान है वो है वाह्य प्रांत, जिसमें महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा अंक में जो स्थान है वो है बाजार। तीसरा अंक का जो स्थान है वो है जंगल। चौथा अंक का स्थान जो राज्यसभा। पांचवा अंक का अरण्य। और छठा अंक का स्थान जो है वो शमशान है। देखो, अंधेर नगरी नाटक, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि ये बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में 1881 में लिखा गया। देखो, एक दिन में ये नाटक लिखा गया था। कहाँ पे? बनारस में नेशनल थिएटर के लिए ये लिखा गया था 1881 में। काशी की दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत हुआ। मतलब कि जो काशी का दशाश्वमेध घाट है उसी पर ये अभिनीत भी हुआ यह नाटक। काशी मतलब कि आप घूमने जाएंगे, बहुत ही अच्छा मतलब कि वो स्थान है। आप लोग घूमेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। यह भी कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्य जमींदार को सुधारने या राह पर चलने के लिए भारतेंदु ने यह नाटक लिखा। भारतेंदु ने प्रहसन को हास्य रस का मुख्य खेल कहा है। प्रहसन के 3 प्रकार हैं। पहला शुद्ध प्रहसन, दूसरा संकीर्ण प्रहसन और तीसरा विकृत प्रहसन। देखो, प्रहसन के कितने प्रकार होते हैं? 3। शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन। अंधेर नगरी नाटक को शुद्ध प्रहसन की कोटि में रख सकते हैं। कौन सा प्रहसन है? प्रहसन तो ये नाटक है, लेकिन कौन सा है? शुद्ध प्रहसन की कोटि में रख सकते हैं। अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है, जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भोग से संबंध है। देखो, समर्पण, ये इम्पोर्टेंट है। ये लाइन जो है वो पूछी गई है कि मान्य योगी नहीं होत को कोर पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परिहत जाए। इम्पोर्टेंट लाइन ये है। जे स्वास्थ्य रथ धूर्त हंस से काक चरित्रत ते और अनहत बंची प्रभु ही नित हुई समुन्नत। यद्यपि लोक की रीति यही पे अनंत धर्म जय, जो नाही यह लोक तदपि छलियन अति जब भय। नर शरीर में रत्न वही जो, पर दुख साथी खात पियत अरु ससत स्वान मंडुक अरु भांति। ये समर्पण गीत है। तासु अब लो करी करो सो पे अब जागिए,
गोश्रुति भारत देश समुन्नति में नित्य लागिए। साच नाम निज करिए कपट तजी अंत बनाइए। निप तारक हरिपद भजी सांच बड़ाई पाइए। अब फिर यहाँ पे एक ये श्लोक है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट ये भी है ना। आप लोग इसको मतलब कि थोड़ा संस्कृत में लिखा है, पढ़ने में थोड़ी समस्या हो सकती है किसी को भी, तो छेद यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। लिखा है कि जो चंदन आम तथा चंपा वन को काट कर कीकर के वृक्ष की रक्षा करता है, जो हंस मोर और कोयल के प्रति हिंसक होकर काक लीला में रुचि लेता है, जो हाथी के बदले गधा खरीदता है और कपूर एवं कपास को एक समानता है, जहाँ के गुड़ीजन ऐसे ही विचार रखते हों, उस देश को नमस्कार है। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये पंक्ति, ये जो कथन है वो किस नाटक का है, तो ये अंधेर नगरी नाटक का, ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाला। अब प्रथम अंक को देखते हैं हम। नाटक यहाँ से शुरू होता है। लिखा स्थान कौन सा, वाय प्रांत है ये। महंती जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंती जी हैं और उनके दो चेले हैं, दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। लिखा है कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कविकुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो देखो इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है। ऊपर जो मैंने ब्लू कलर में ये लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है ना। जो इम्पोर्टेंट तो लगभग में सारी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। अब नसाई देखो, यहाँ पे नसाई यहाँ पे नसाई का अर्थ क्या है, नष्ट होना। और राई, यहाँ पे राई है ना, तो राई का अर्थ है विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ। सूरदास भय कविकुल राय, मतलब सूरदास भय कविकुल, कवि के कुल में क्या है, विभिन्न कवियों में वो श्रेष्ठ है सूरदास, यहाँ पे इनका ये मतलब है। अब महंत जी यहाँ पे उनका कथन है कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। महंत जी देखो अपने चेले से बोले, उनके चेलों का क्या नाम है, एक नारायण दास, एक है गोवर्धन दास, ठीक ना। एक है गोवर्धन दास, एक है नारायण दास। तो बोल रहे हैं महंत जी, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। और क्या। नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सूत्र मिले तो बड़ा आनंद हुए। महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा, और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देखो मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है। गोवर्धन दास किधर जाता है, वो पश्चिम दिशा में जाता है, और नारायण दास पूरब दिशा की ओर जाएगा। तो पूछ सकता है कि अंधेर नगरी नाटक में जो गोवर्धन दास है वो किस दिशा में जाता है भिक्षा मांगने, तो भिक्षा मांगने पश्चिम दिशा में जाता है, और नारायण दास जाता है पूरब दिशा में। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, फिर यहाँ पे मतलब कि गाते हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए, या मैं नरक निदान। ये गाते हुए हैं सब, मतलब गाते हुए सब जाते हैं तीनों लोगों को, महंत जी, गोवर्धन दास और नारायण दास। फिर दूसरे अंक में आने वाले पात्रों का क्रमानुसार नाम है। अब दूसरे अंक में कौन कौन से पात्र आते हैं, अब उसका यहाँ पे नाम है। तो देखो ये भी क्रम से ही पूछता है, एग्जाम में। पहले आएगा कबाब वाला, उसके बाद घासी राम जो चना बेचने वाला है, उसका नारंगी वाला हलवाई है, कुजड़िन है, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया। ये जितने भी पात्र हैं यहाँ पे क्रम से आपको याद रखना है, जो कि क्रम पूछता है कि अंधेर नगरी नाटक में जो दूसरे अंक में जो पात्र आते हैं उनका क्रम से लगाइए, ठीक है ना। तो क्रम से याद रहना है। पहला है कबाब वाला, फिर घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई,
कुजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, मछली वाली जात वाला जो ब्राह्मण है बनिया। अब दूसरा अंक क्या है, वो है बाजार। दूसरा अंक का जो स्थान है वो क्या बाजार है, कबाब वाला। लिखा है कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर बेचा टके शेर। घासीराम, ये मतलब कबाब वाला कबाब बेच रहा है घासीराम। चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने का मुँह खोले। इम्पोर्टेंट ये लाइन है। देखो ये जितना मैंने ब्लू से यहाँ पे मतलब कि लिखा है ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक ना। चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। फिर यहाँ पे चना खावे तौकी मैना, तौकी मैना मतलब काशी के तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं। बोले अच्छा बना चवैना, चना खाए गफरून मुन्ने, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली डाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, डाँडी हिलाते गाहे बगाहे। इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट है ना। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दोना टिकस लगाते। चने जोर गरम टके शेर, मतलब ये भी टके शेर में मिला है चना। फिर यहाँ पे नारंगी वाला है। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू, मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों ले नहीं, पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी, ये भी टके से नारंगी दे रही है। हलवाई, हलवाई की अगर बात करें तो जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेव इमरती, लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदिया बर्फी, समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोट पकौड़ा घेवर गुपचुप। हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबीका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। अब देखो यहाँ पे सिलहट, सिलहट का यहाँ पे नाम है ना, सिलहट माने बांग्लादेश का एक नगर है। यहाँ पे बुटवल है, जैसे यहाँ बुटवल है तो बुटवल माने क्या है, तो बुटवल माने है यहाँ पे नेपाल का एक कस्बा है। अब कवला नींबू, कवला नींबू का जो अर्थ है वो है बड़ा और मीठा नींबू। रंगतारा मतलब संतरा है, संगतरा मतलब मीठी नारंगी है, कचा का मतलब मुलायम है, और चबी का मतलब तर है, और चबाचब मतलब तर किया हुआ। यहाँ पे कुछ शब्दों के यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। अब हलवाई, हलवाई मतलब कि जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसकी 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते की विल्सन मंदिर के भीतर ये, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताज़ा, खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। यहाँ पे फिर कुजड़िन की एंट्री होती है। कुजड़िन कहते के लिए धनिया मेथी सोआ, कुजड़िन क्या बेच रहे, वो सब्जी बेच रहे हैं। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करे मुँह, नोनिया कुल्फा कसारे चना सरसों का साग। मरसा ले मरसा, ले बैंगन लोआ कोहड़ा, आलू अरुई बंडा नेनुआ, सूरन राम तरोई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिन्नी, आम अमरूद नींबू मटर हो रहा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से लिखा ना, ये इम्पोर्टेंट है। तीन कुजड़िन सब्जियाँ बेच रही हैं। मुगल, मुगल क्या कि बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहिर दाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी आमारा। ऐसे मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ के आदमी बुक बुक। लो सब मेवा टके शेर,
चूरन अमल वेद का भारे। अब यहाँ पे पाचक वाला है, चूरन बेच रहा है, लिखा है यहाँ पे कि चूरन अमल वेद का भारे, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट परचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। देखो इम्पोर्टेंट पंक्ति ये है, ये वाली इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाते। इम्पोर्टेंट ये है। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर। ये भी टके शेर है। अब मछली वाली आती है, मछली ले मछली, मछरिया 1 टके की बिकाए, लाख टका के बाला जोवन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछरी सो बिरहिया, मैले बिना अकुलाए। फिर यहाँ पे जात वाला ब्राह्मण है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हमें अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे टके। फिर यहाँ पे बनिया है, यहाँ पे बनिया है कि आटा दाल लकड़ी नमक, नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले की आवाज़ सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्या भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके शेर। यहाँ पे मतलब कि बात कर रहे हैं कि बनिया पूछ रहा है कि ये गोवर्धन दास पूछते हैं बनिया से कि आटा कितने शेर है, तो बनिया कहता है कि टके शेर। फिर गोवर्धन दास पूछते हैं कि और चावल, तो बनिया बोलता है कि टके शेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास पूछता है कि और घी? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, सब टके शेर हैं सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास, कुजड़िन के पास जाकर, क्यों माई, भाजी क्या भाव है? कुजड़िन, बाबा जी टके शेर, नेनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, हलवाई मिठाई कितने शेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर, वो भी टके शेर। गोवर्धन दास फिर पूछता, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके शेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर में बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। इम्पोर्टेंट है ये। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खा जाए, यह गाता है और आनंद से बगल बजाता है। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो, 3 सिर मिठाई दे दें, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। यवनिका गिरती है। अब तीसरा अंक, हमने पहला अंक पढ़ा, दूसरा अंक पढ़ा, अब है तीसरा अंक, जिसका स्थान क्या है? जंगल है। महंती जी और नारायण दास एक ओर से
राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या है, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलता देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीट टके शेर मिलते हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर ही खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा हो। फिर यहाँ पे दोहा है कि सेत से सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। कोकिला वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दांडिम विषय, जहाँ न नेको विवेक। वसीय ऐसे 10 नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। ये दोहा है, इम्पोर्टेंट दोहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोवर्धन दास फिर यहाँ पे है उनकी पंक्ति की, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं, 2 पैसा काम में रहने ही से मज़े में पेट भरता है। 2 पैसा पास में रहने से ही मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपकी नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। कौन, मतलब कि महंत जी के साथ कौन जाता है? तो नारायण दास जाते हैं। और कौन यहाँ पे रुक जाता है अंधेर नगरी में? तो गोवर्धन दास रुक जाता है। फिर यवनिका गिरता है। फिर यहाँ पे चौथे अंक, और चौथे अंक में आने वाले पात्रों के क्रम अनुसार नाम है। इसका भी नाम जो है, यहाँ पे जितने भी पात्र हैं सबका क्रम से याद रखना है आपको। पहले एक सेवक है, उसके बाद राजा, मंत्री, दूसरे नौकर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, बिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल। तो कौन कौन से पात्र हैं? एक सेवक है, राजा, मंत्री, दूसरा नौकर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, बिस्ती, कसाई, गडेरिया और कोतवाल। दरबार में आने वाले व्यक्तियों का क्रम ये है, ये लोग दरबारी में आते हैं। चौथा अंक कौन सा स्थान जो है वो राज्यसभा का है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक से घबरा कर उठा, क्या कहा? सुपनेखा आई है? ये महाराज भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक, हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। अब देखो राजा कैसा है, वो पान दे रहा है तो मतलब वो डर गया, तब उसको मारने के लिए बोला है। अब मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा को सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है। नौकर नौकर, शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उछल कर देता है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज।
राजा मुंह बना बना कर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई से दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दोनों होकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई लड़का दोस्त आसन जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर मर गई। ये 10 नहीं, ये मर गई है। कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर। सुपारी चूने वाले, इसकी कुंवरी कैसे गई। कुंवरी। चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दे दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्या बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज, गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। फिर कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे उख पड़े की गडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडेरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। फिर यहाँ पे राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को भी सर्वमुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकल जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसे घूम से क्यों निकाली कि गुडेरिया ने घबराकर बड़े भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कुल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो सिहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला। राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम की सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यावनिका गिरती है। 5वां अंक, जो स्थान अरण्य का है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं।
राग कॉफ़ी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर बाजी टके सिर खाजा। नीच उच्च सब एक ही ऐसे, जैसे बनरुई पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजो सो हरि कोई। इम्पोर्टेंट ये है, वेश्या जुरू एक समाना, बकरी गो एक करियाना। इम्पोर्टेंट ये भी है, साचे मारे मारे डोले, छली दृष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अनंतर धर छलधारे, सोई राज्यसभा बल भारे। साच कहे ते पनहि खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख को एकहु नहीं लागे। भीतर हुई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर राज सादे, करही अमले अरूप प्यादे। अंधाधुन मचो सब देशा, मानहो राजा रहत विदेशा। गो द्विज सुरति आदर नहीं होई, मानहो नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहो ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। ठीक बैठकर मिठाई खाता है कौन? गोवर्धन दास। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे क्या बिगाड़ा है जो मुझको भाई तुमने, जो मुझको, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़, मैंने तुम्हारा क्या पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, यह वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से का फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरे से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। पहला प्यादा, इसमें दो बात है कि एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरी ओर किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनवावे कि हमें लोगों के सिर कहीं न कहीं गहराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है। अब है छठा अंक, जिसका स्थान क्या है, शमशान है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो,
अरे मुझे गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं सकता है? यह तेरा आखिरी दम है। राम का ले बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरुजी। रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा? गोवर्धन दास गुरु को हाथ पकड़ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। गुरुजी, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परिषद चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा चढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। गुरु, राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? गुरु, राजा, इस समय ऐसी शायद है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हम हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसा ही आपहु न से जैसे चौपट राज। ये इम्पोर्टेंट ये वाला लाइन है, ठीक ना। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो नाटक खत्म हो जाता है। अंधेर नगरी, देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने मतलब कि पहला अंक पढ़ा, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक, 6 अंक को हम लोगों ने पढ़ लिया। ये था पूरा नाटक। और इसमें मतलब कि लगभग में सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, तो आप लोग मतलब कि उसको एक दो बार और खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार और क्लास देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब अंधेर नगरी, सत्य प्रकाश का यह कथन है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया, उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेशी कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। भारतेंदु की नारी विषयक दृष्टिकोण का भी स्पष्टीकरण हुआ है। अंधेर नगरी तो तत्कालीन शासन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेरे को देखकर भारतेंदु ने इसकी रचना की थी। मैं युद्ध वीर की व्यंजना है।
अंधेर नगरी में हास्य का प्राधान्य है। इस प्रकार विभिन्न नाटकों में विविध रसों एवं भावों की स्थिति पाठकों एवं दर्शकों का रस मग्न कर देती। काव्य में जिन नवीन रसों की सत्ता उन्हें मान्य थी, उनके व्यावहारिक रूप की प्रतिष्ठा अवसर उन्हें नहीं मिला। इसे हिंदी का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। रामचंद्र तिवारी का कथन है। कहाँ से लिया गया? ये हिंदी का गद्य साहित्य से लिया गया है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसे नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का ये कथन है। बच्चन सिंह का लिखा है यहाँ पे कि भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग है जो नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है। नाटक का व्यंग मुख्यतः 3 स्तर पर उभरता है: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। भाजी और खाजा एक भाव बिकते हैं, अपराध कोई करता है, दंड कोई। ये बच्चन सिंह का कथन है। ये था नाटक अंधेर नगरी। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। जैसे मैं आपको और ऐसे नाटक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।